कुछ टाइम पहले तक इस आदमी को कोई नहीं जानता था। ये कौन थे, क्या करते थे, किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन इस आदमी के पास कॉर्पोरेट फ्रॉड्स को ढूंढने का एक बड़ा ही यूनिक टैलेंट था, जिसकी वजह से आज ये दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक गौतम अडानी के साथ एक बहुत बड़ी लड़ाई में है। मैं बात कर रहा हूँ हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नेथन एंडरसन की। इनकी सिर्फ एक रिपोर्ट की वजह से गौतम अडानी को $100 बिलियन का नुकसान हो चुका है। In just over 6 hours of trading, the Adani group of companies lost more than $70 billion. The total market losses at India's Adani Group have swelled to over $100 billion. आज नेथन एंडरसन को हम सिर्फ इनकी रिपोर्ट की वजह से जानते हैं, लेकिन शायद ही कोई नेथन एंडरसन के हिंडनबर्ग से पहले की कहानी जानता होगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नेथन एंडरसन कौन है और इनकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च क्या करती है। नेथन एंडरसन का जन्म रिपोर्टेडली 1985 में कनेटिकट में हुआ था। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में शायद ही किसी को पूरी जानकारी हो, क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ बहुत कम डिस्क्लोज करी है। 2002 में नेथन एंडरसन ने अपने हाई स्कूल को कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिकट को ज्वाइन किया। इसी बीच ये 2004 में इजराइल शिफ्ट हो गए थे, जहां 2004 से लेकर 2005 तक इन्होंने इजरायली एम्बुलेंस सर्विस के साथ एज अ पैरामेडिक काम किया। 2005 में एंडरसन वापस अमेरिका आ गए थे और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिकट से इंटरनेशनल बिजनेस की डिग्री के साथ ग्रेजुएट किया। अपने ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने अपने फाइनेंशियल करियर की शुरुआत की। 2007 में एंडरसन ने फैक्टसेट रिसर्च सिस्टम्स को एज एन अकाउंट एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया। ये एक फाइनेंशियल डेटा एंड सॉफ्टवेयर कंपनी थी जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को फाइनेंस की जानकारी एंड प्रोफेशनल एनालिसिस टूल्स प्रोवाइड कराती थी। इस कंपनी में इन्होंने 3 साल तक काम किया, जिसकी वजह से इन्हें फाइनेंस की काफी अच्छी खासी नॉलेज हो गई थी। इनकी अगली जॉब एक इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लू हेरॉन कैपिटल में थी, जहाँ इन्होंने सिर्फ 1 साल के लिए काम किया। इसके बाद 2015 तक इन्होंने क्या किया, इसकी रिपोर्टेडली कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अब सीधा 2015 की बात करें तो इस साल एंडरसन ने अपने फ्रेंड दिमित्री यर्मोलायेव के साथ मिलकर क्लैरिटी स्प्रिंग नाम की कंपनी की शुरुआत की। क्लैरिटी स्प्रिंग का काम था कि मैनेजर्स और इन्वेस्टर्स इन दोनों के लिए हेज फंड्स में इन्वेस्टिंग को सिंपल बनाना। हेज फंड्स को आसान भाषा में समझे तो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें अमीर लोगों और कंपनीज के पैसों को अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, इस उम्मीद में कि वहां से अच्छा रिटर्न आ सके। इस प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टर्स को टॉप हेज फंड्स के बारे में फ्री में इंफॉर्मेशन मिलती थी एंड इस कंपनी में एंडरसन 3 साल के लिए सीईओ भी थे। माना जाता है कि नेथन एंडरसन को बचपन से ही बहुत सवाल करने का शौक था। इन्होंने अलग अलग फाइनेंस कंपनीज के साथ भी काम किया था एंड फाइनेंस में बढ़ते इंटरेस्ट की वजह से इन्होंने CFA और CAIA जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज भी किए थे। फाइनेंस इंडस्ट्री में रहने की वजह से इनका फ्रॉड्स ढूंढने का पैशन भी शुरू हुआ था। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि हैरी मार्कोपोलो इनके रोल मॉडल थे। ये वही आदमी थे जिसने बर्नी मैडॉफ के $65 बिलियन की पॉन्जी स्कीम को एक्सपोज किया था। अगर आप बर्नी मैडॉफ की पॉन्जी स्कीम पर भी एक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही फ्रॉड्स को सामने लाने के लिए 2017 में एंडरसन ने हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत की। इसका नाम एंडरसन ने 1937 के हिंडनबर्ग डिजास्टर के ऊपर रखा था, जो कि काफी भयानक और एक इनफेमस इंसिडेंट था और ये न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। हिंडनबर्ग दरअसल एक जर्मन एयरशिप थी जो कि फ्रैंकफर्ट जर्मनी से लेकहर्स्ट न्यू जर्सी जा रही थी, लेकिन अचानक से इसमें आग लगने की वजह से ये क्रैश हो गई थी और इस इंसिडेंट में 36 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हिंडनबर्ग रिसर्च का मानना है कि ये भी इसी तरीके के मैन मेड डिजास्टर्स को सामने लेकर आना चाहते हैं और कहते हैं कि ये ऐसे फ्रॉड को सामने लाकर इन्वेस्टर्स को बचाते हैं। साथ ही हिंडनबर्ग एक इन्वेस्टमेंट फर्म भी है जो शॉर्ट सेलिंग भी करती है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि किसी स्टॉक को उधार में लेकर किसी को बेच देना, इस उम्मीद में कि सेलर उन स्टॉक्स को दोबारा खरीद लेगा जब उस स्टॉक की प्राइस कम हो जाएगी और इन प्राइसेस के बीच का जो भी डिफरेंस आएगा वो शॉर्ट सेलर का प्रॉफिट बन जाएगा। ये एक शॉर्ट सेलिंग की बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है एंड शॉर्ट सेलिंग के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। वापस आते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च पर। तो एंडरसन ने जब इस कंपनी की शुरुआत की थी तो ये न्यूयॉर्क में एक रेंटेड जगह पर काम करते थे। छोटी कंपनीज की शॉर्ट सेलिंग करने के बाद भी इन पर बहुत ज्यादा कर्जा आ गया था एंड नेथन एंडरसन को इनके अपार्टमेंट से भी निकालने वाले थे। इसी बीच इन्होंने अफीरा नाम की कंपनी पर रिपोर्ट लिखी थी। ये कंपनी मैरिजुआना और इसके जैसे डेरिवेटिव्स का यूज करके मेडिकल प्रोडक्ट्स बनाती थी। एंडरसन की रिपोर्ट से सामने आया कि अफीरा
शेल फर्म्स यानी फेक कंपनीज का इस्तेमाल करके शेयर होल्डर से पैसा निकलवा रही थी। इस रिपोर्ट की वजह से इनके स्टॉक्स में 30% से भी ज्यादा की गिरावट आई और एंडरसन ने इसी कंपनी के स्टॉक्स को शॉर्ट सेल किया था, जिसके चलते इनका घर बच गया। 2017 से लेकर अब तक हिंडनबर्ग ने 16 कंपनीज को टारगेट किया है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इनके पास 10 बड़े इन्वेस्टर्स की टीम है, लेकिन अभी तक इन इन्वेस्टर्स की आइडेंटिटी सामने नहीं आई है। जबकि एंडरसन ने मीडिया के सामने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के फ्रॉड को सामने लाया है। लेकिन पहली बार एंडरसन लाइमलाइट में 2020 में आए थे, जब इन्होंने एक ईवी ट्रक मेकर कंपनी निकोला पर अपनी रिपोर्ट निकाली थी। इनकी रिपोर्ट का कहना था कि निकोला अपने हाइड्रोजन पावर ट्रक्स की फेक वीडियोस दिखाकर इन्वेस्टर से पैसा निकलवा रही है। बेसिकली इनकी वीडियो स्टेज थी और एक गलत इंप्रेशन देती थी कि इनके ट्रक्स हाइड्रोजन पावर से चल रहे थे, लेकिन असलियत में ये ट्रक्स ढलान से नीचे की ओर बिना किसी पावर के जा रहे थे। जिसके बाद इन एलिगेशंस पर छानबीन शुरू हुई एंड फाइनली ये एलिगेशन सच साबित होती हैं, जिसकी वजह से कोर्ट में इस कंपनी को इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बनाने के केस में गिल्टी डिक्लेयर कर दिया गया था और यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ बातें सुलझाने के लिए निकोला को $125 मिलियन का फाइन भरना पड़ा था। हिंडनबर्ग की एक और इंटरेस्टिंग कहानी निकल कर आती है जब इलॉन मस्क ट्विटर को खरीदने वाले थे। ट्विटर की डील को इलॉन मस्क ने पहले ही होल्ड पर रखा था, क्योंकि इन्होंने बताया था कि ट्विटर में बहुत ज्यादा फेक अकाउंट्स हैं एंड ट्विटर इस बात को लेकर इनसे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं था। हिंडनबर्ग ने इस समय ट्विटर में एक शॉर्ट पोजीशन होल्ड करके रखी थी, क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि अगर इलॉन मस्क इस डील से पीछे हटते हैं तो ट्विटर के स्टॉक्स जरूर 50% से गिर जाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अक्टूबर 2022 में फाइनली इलॉन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में अक्वायर कर लिया था, जो कि इस डील की ओरिजिनल प्राइस थी। लेकिन नेथन एंडरसन को ये बात पहले ही समझ आ चुकी थी एंड इन्होंने ट्विटर में अपनी शॉर्ट पोजीशन को छोड़कर लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर ली थी, जिसकी वजह से ये नुकसान से बच गए थे। लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है कि आप स्टॉक्स में इस उम्मीद से इन्वेस्ट करते हो कि आने वाले समय में उन स्टॉक्स की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, और शॉर्ट सेलिंग इसका बिल्कुल उल्टा होता है। अब यहाँ एक सेकंड लेकर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। अब यहाँ ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि क्या एंडरसन सच में इन्वेस्टर्स को फ्रॉड से बचाना चाहते हैं या सिर्फ शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बनाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। अब बात करते हैं हिंडनबर्ग की लेटेस्ट रिपोर्ट के बारे में। एंडरसन को ज्यादातर लोग इनकी गौतम अडानी के खिलाफ रिपोर्ट की वजह से जानने लगे हैं। इनकी 106 पेज लंबी रिपोर्ट में इन्होंने गौतम अडानी को फ्रॉड और स्टॉक मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व बताया है और कहा कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स 80% से ओवर वैल्यूड भी है। इस रिपोर्ट के आने से पहले गौतम अडानी $127 बिलियन की नेटवर्थ के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी थे, लेकिन अब इनकी रैंकिंग फोर्ब्स के अकॉर्डिंग 22वें नंबर पर है और इनका टोटल लॉस $100 बिलियन को भी पार कर चुका है। इन एलिगेशंस के जवाब में अडानी ने भी 413 पेज लंबी एक रिपोर्ट निकाली थी, जिसमें इन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को एक नपी तुली साजिश बताया था, सिर्फ अडानी ग्रुप के खिलाफ ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के खिलाफ। लेकिन फिलहाल के लिए अडानी ग्रुप की हालत कुछ खास सुधरती नजर नहीं आ रही है। अब इस हिंडनबर्ग और अडानी की लड़ाई में जीतने के लिए अडानी ग्रुप ने यूएस के सबसे महंगे लॉ फर्म वॉचेल को हायर किया है, जिसने इलॉन मस्क के खिलाफ ट्विटर को भी रिप्रेजेंट किया था जब इलॉन मस्क ने ट्विटर की डील को कैंसिल करने की कोशिश की थी। फिलहाल इस अडानी हिंडनबर्ग लड़ाई को चलते हुए 3 हफ्ते से भी ज्यादा हो चुके हैं एंड अभी तक इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। इस लड़ाई के बीच अब लोगों में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि किस पर भरोसा किया जाए, हमारे देश के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी पर या एक फॉरेन कंपनी पर, जिसके बारे में इस इंसिडेंट से पहले बहुत कम लोग जानते थे। आपके अकॉर्डिंग कौन सही है एंड क्यों, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो ये थी नेथन एंडरसन एंड इनकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की अब तक की कहानी। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।